हेलो बच्चों। तो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में मैं बताया था हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं और वो पीयूष ग्रंथि में जाकर या पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर कैसे काम करती है और कैसे कंट्रोल रहता है हाइपोथैलेमस का पीयूष ग्लैंड के ऊपर में, और उनसे निकलने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स थे उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग ब्रेन में ही प्रेजेंट रहने वाले एक और ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड देखते हैं क्या होती है और इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है पीनियल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होती है ना, वो बहुत सारे काम करती है। तो पीनियल ग्लैंड से पहले बात तो हार्मोन जो रिलीज होती है उसका नाम जानना है। क्या है ये? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये कौन? पीनियल ग्लैंड, या बोल सकते हैं इसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखें कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कभी कभी है ना, ये छोटे बड़े और इसके साइज के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, तो याद रखना है कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है? तो पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, हम ब्रेन के अंदर में इसका सिचुएशन या इसका स्थिति पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर है, देखो क्या, कहाँ पर? पीनियल ग्लैंड में। जहाँ पर हाइपोथैलेमस रहते हैं उसके ही जस्ट बगल में ही रहती है कौन? पीनियल ग्लैंड जो है। ठीक है, तो ये करती क्या है, तो ये कहाँ पर रहती है उसका भी लोकेशन देखो, है ना, बताया है। तो अग्र मस्तिष्क के पृष्ठी भाग में होती है। अग्र मस्तिष्क का मतलब फोर ब्रेन जो रहती है, फोर ब्रेन, उसका पृष्ठी भाग मतलब देखो इधर ये सामने वाला तरफ जो है वो क्या रहता है? अग्र भाग रहता है, मतलब अधर भाग रहता है। इसके पीछे साइड में रहती है, पीछे का मतलब पृष्ठी भाग। तो अग्र मस्तिष्क के, जैसे मान लो हेड इधर की ओर है, फोर हेड, तो इसके पीछे की तरफ मतलब इस साइड में क्या रहते हैं, ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो वहां पर रहती है। जैसे देखो ये पीछे वाला हिस्सा है, सेरिबेलम पीछे तरफ रहती है, तो इधर इसका क्या है? फोर ब्रेन वाला पार्ट है, मतलब ये फोर ब्रेन वाला हिस्सा इधर है। मतलब यहाँ पर फ्रंटल वाला जो बोन रहती है वो रहती है, मतलब हेड का जो पार्ट रहता है सामने वाला पार्ट, वेंट्रल साइड, वो इस साइड है। तो इसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है कौन? पीनियल ग्लैंड। तो इसको भी याद रखना है, इसका लोकेशन को, क्या अग्र मस्तिष्क के पृष्ठी भाग में स्थित होती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगी। और मेलाटोनिन के कार्य देखें हम लोग कि ये हार्मोन जो है करती क्या है, तो उसको जाने कि शरीर की दैनिक 24 जो आवर्स रिदम होता है, लय को नियंत्रित करता है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग 24 आवर का डाई यूरिनल जो रिदम होती है, डाई यूरल रिदम को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मतलब बोल सकते हैं 24 घंटे के लय को क्या करती है? बना के रखती है। ठीक है, जैसे कौन कौन से 24 घंटे के अंदर में क्या क्या क्रियाएं होती है, जैसे कि 24 घंटे के अंदर में ही सोना, जागना, उठना, बैठना, है ना, काम करना, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से देखो नींद से जागने का चक्र, है ना, मतलब जो स्लीपिंग और अवेकनेस वाला जो है चक्र, और उसके अलावा शरीर का तापमान, टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह भी करती है। मतलब हम बोले कि देखे होंगे कि ज़्यादातर जब हम खाना खाते हैं, खाना खा के सोते हैं, तो उस टाइम में टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है ना काम करना शुरू करता है, तो एंजाइम की वजह से डाइजेशन होना शुरू होता है, उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है हीट हो जाती है। तो उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? मेलाटोनिन हार्मोन का। ठीक है, और ना ज़्यादातर जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, ये क्या करती है? नाइट के टाइम में ज़्यादा रिलीज होती है। मतलब नाइट के टाइम में ज़्यादा रिलीज का मतलब, क्योंकि देखो हमारे अंदर दो टाइप के माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड होते हैं, चेतन मन और चेतन मन। तो जो चेतन मन है, मतलब जो बाहरी चेतना जो हमारे अंदर विकसित है, वो जब हम जगते रहते हैं उस टाइम में है ना, चेतन मन है हमारा वो जागृत रहता है। लेकिन जिस टाइम में हम सोते हैं उस टाइम में हमारे बॉडी के सभी फंक्शन हो ही रहे हैं, तो अवचेतन मन जो रहती है ना उसको ज्यादातर कंट्रोल करने का काम करती है मेलाटोनिन हार्मोन, और चेतन मन को कंट्रोल करके रखती है ताकि वो सभी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली कर सके। ठीक है, तो सोने जागने, नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। उसके अलावा मेलाटोनिन उपापचय को भी नियंत्रित करती है। उपापचय मतलब, अब देखो हम लोग जग रहे हैं उस टाइम में तो हमारे अंदर में एनर्जी है काम करने के लिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो ही रही है, और कैटाबॉलिक के अलावा जो यूज नहीं होती वो चीजें एनाबॉलिक में चली जाती है, तो संश्लेषण भी होते जा रहा है और ब्रेकडाउन भी होता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर बनी रहती है क्या? उपापचय जिसको बोलते हैं हम लोग। मतलब हमारे अंदर में, हमारी बॉडी के अंदर में कुछ जो पदार्थ है, कुछ यौगिक बनते हैं और कुछ यौगिक टूटते भी हैं, तो उसी को उपापचय बोलते हैं। तो उसको भी क्या करती है? कंट्रोल करके रखती है। उसके अलावा रंजकता, रंजकता का मतलब त्वचा के रंग जो रहती है ना, त्वचा के रंग को भी डिसाइड करेगी। तो कैसे त्वचा के रंग? तो इसको पिछले क्लास में हम बताए थे कि मिलेनिन के द्वारा होती है, ये मिलेनिन द्वारा। ये मेलेटोनिन कहाँ से आ गया?
और मिलेनिन का सिक्रीशन कौन करता था? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करती थी। ये कहाँ पर थी? पार्स इंटरमीडिया वाले पार्ट में थे। किसके? पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया किसके? तो अग्र प्यूस ग्रंथि के, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स इंटरमीडिया से मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता था और ये त्वचा में जाती थी, मिलेनिन नाम का पिगमेंट बनाती थी। मिलेनिन पिगमेंट बनाती थी तो ये तो त्वचा के रंग को डिसाइड करती थी, तो फिर ये कहाँ से आ गया? तो एक्चुअल में मिलेनिन जो होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेलेटोनिन के। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है ना, मेलाटोनिन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब बोला जाए कि एंटागोनिस्टिक टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंटागोनिस्टिक होती है, एंटागोनिस्टिक मतलब दोनों विपरीत काम करते हैं। कैसे विपरीत काम करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जब मेलाटोनिन मेलाटोनिन ज़्यादा है, तो मेलाटोनिन ज़्यादा है तो मिलेनिन क्या होगा? इस चक्कर में मिलेनिन क्या होंगे? कम। तो जब मिलेनिन कम बनेगा तो त्वचा का रंग जो है क्या होगा? गोरा होगा कि नहीं होगा? त्वचा का रंग जो है ना, गोरा, मतलब लाइट स्किन आती है इसमें, लाइट स्किन है ना, गोरा नहीं बोलेंगे यहाँ पर, लाइट स्किन। त्वचा का रंग क्या रहेगा? लाइट। क्यों? क्योंकि मिलेनिन कम बन गई, और मिलेनिन जब कम बनते हैं त्वचा का रंग क्या होता है? लाइट होता है, क्योंकि मेलाटोनिन ज़्यादा बन रही है ना। और यहाँ पर यदि मेलाटोनिन क्या हो जाएगी? कम बनेगी, तो मेलाटोनिन है ना, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था, इसके ऊपर ही लिख दिया मैंने, ठीक है। ये है ना, जब कम हो जाती है तो मिलेनिन क्या होगी? यहाँ से मिलेनिन जो रहेगी क्या बनेगी? ज़्यादा। तो जब भी मिलेनिन ज़्यादा बनती है तो त्वचा का जो रंग है ना, त्वचा का रंग वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाती है इसके चक्कर में। तो जो डार्क लोग हैं उसको यदि है ना अपनी स्किन का कलर लाइट करना है तो दिन भर है ना अंधेरे कमरे में बैठे रहना है, है ना 30 दिन तक के अंधेरे के हम कमरे में बैठेंगे तो मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रेट होगा, मिलेनिन कम बनेंगे। तो जैसे मिलेनिन कम बनेगा त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएंगे, है ना। तो धूप में निकलना नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसा करके हम लोग है ना नेचुरली रूप से क्या हो सकते हैं? गोरा हो सकते हैं, ठीक है। फेयर लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। वो बस थोड़ा देर के लिए स्किन को प्रोटेक्शन करती है और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला उसमें से। समझ आया कि नहीं आया? तो नेचुरली रूप से ना बहुत टाइम तक गोरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंधेरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में ही बनती है ज़्यादा ये। समझ आया कि नहीं आया? तो मेलाटोनिन जो है अंधेरे में बनती है ज़्यादा, इसी की वजह से वो त्वचा के रंग को भी प्रभावित करती है। तो ये बता दिया मैंने, एंटागोनिस्टिक वाले में आता है ये, है ना। मिलेनिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मेलाटोनिन के, है ना। तो त्वचा के रंग को देखो मिलेनिन ही करता है करने को, लेकिन ये उसके काम को ना क्या कर देता है, ये जब ज़्यादा होती है तो उसको कम कर देती है, उसके सिक्रीशन को। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग द्वारा मिलेनिन पिगमेंट बनती है, उसको कम कर देती है, त्वचा का रंग लाइट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है किसमें? तो फीमेल्स के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ये जो पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं वो पीनियल ग्लैंड करती है, नहीं बोलेंगे, है ना। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होती है मेलाटोनिन, उसके द्वारा है ना कंट्रोल किया जाता है, उसको भी जानना है, ठीक है। उसके अलावा यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी रक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो रात में सोते टाइम जो रिलीज होता है ज़्यादा मात्रा में, रात में कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो है हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन उसके थ्रू इंटर कर गए, मान लो, है ना, कोई बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि सोए है और नाक से इधर से है ना चींटी चला गया अंदर, तो कौन पकड़ के मारेगा उसको? कोई ना कोई तो होंगे ना। तो ना पकड़ के मारने के लिए काम करते हैं मेलेटोनिन वगैरह लोग, जो है ना प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। मतलब कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो है अंदर नहीं जाना चाहिए उस टाइम में, जैसा सोए थे वैसे उठना भी है, ठीक है। तो सोने जागने दोनों के चक्र को नियंत्रित करती है कौन? मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड जो रहती है, ठीक है। और ये कहाँ पर रहती है? हाइपोथैलेमस के साइड में, मतलब अग्र मस्तिष्क के पृष्ठी भाग में प्रेजेंट है, क्योंकि ये पीछे वाला भाग है, इधर आगे वाला भाग रहता है, ठीक है। इधर से देखो ब्रेन स्टेम दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ ऐसे स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाती रहती है ना। तो ये जो बच्चा सोया है इसके सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करके रखा है ना, मतलब दैनिक लय को, दैनिक घड़ी को है ना मेंटेन करके रखती है। तो ये ऐसे बहुत सारी बात है जो पीनियल ग्लैंड के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से कि निम्न में से कौन पीनियल ग्लैंड के कार्य नहीं है, पूछते हैं। तो देखो सबसे पहला दैनिक लय को नियंत्रित करेगा पहला। अब दैनिक लय में क्या? तो सोने जागने के चक्र को, दूसरा शरीर के तापमान को। तो है ना दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो इधर से ही होगा, मतलब तीन लाइन यही सर इधर से ही हो गया। चौथा क्या है? उपापचय को भी प्रभावित करती है। पांचवा रंजकता को भी प्रभावित करती है। छठवां मासिक चक्र को भी क्या करती है? प्रभावित। उसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करती है। तो ऐसे इसके 7 काम है।
तो जब हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ना तो हमें जल्दी याद होता है, इसीलिए नंबरिंग के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसे हम लोग एक साथ पढ़े रहेंगे ना तो फिर अभी तो याद रहेगा, लेकिन इसके बाद जब आएंगी ना और भी चीज़ें, तो उसके साथ में वो भी कई लोग भी उपापचय को नियंत्रित करते हैं तो उसमें भी उपापचय आती है, तो इसीलिए ऐसे नंबरिंग करके याद करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये होती है क्या, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, जैसे सबसे छोटी वाले जो थी है ना, कौन थी सबसे छोटी, पीनियल ग्लैंड थी, वैसे ही यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन, थायराइड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, देखो इतना बड़ा सा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से डायग्राम में, इसमें देखते हैं क्या है ना। तो थायराइड ग्लैंड जो रहती है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थायरोक्सिन। एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन इस थायराइड ग्लैंड को ना स्टिमुलेशन के लिए चाहिए रहता है अग्रप्यूज ग्रंथि, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करती है, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन रिलीज करवाएगी। मतलब देखो, ये हार्मोन का जो कंट्रोल है ना, रिलीज करवाने वाला, हार्मोन रिलीज करवाने का जो कंट्रोल है वो अग्रप्यूज ग्रंथि के पास में है। वही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजेगा, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े भी थे कि वो भेजेगा तभी थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसमें श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो लोब शामिल है। ट्रैकिया, जो ट्रैकिया जानते हैं, ये वाला भाग जो रहता है, उसमें ट्रैकिया में ये श्वास नली के दोनों ओर शामिल है, मतलब एक लोब इधर है, दूसरी लोब इधर है, और यहाँ पर बीच से जुड़ी हुई रहती है। तो बीच से जो जुड़ती है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्थमस। क्या बोलते हैं, ये स्थमस संयोजी ऊतकों की बनी होती है, इसके बारे में भी देखेंगे। श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो लोब शामिल होती है, इसमें दो लोब है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लोब स्थमस एक संयोजी ऊतक, स्थमस क्या होती है, एक ना कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव, जोड़ने का काम करती है, के साथ जुड़े हुए हैं। थायराइड ग्रंथि रोम सेल और स्ट्रोमल ऊतकों से बनी रहती है, मतलब यहाँ पर पुटिका सेल्स होती है ना, मतलब फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं उसके द्वारा, स्ट्रोमल सेल एंड फॉलिकुलर सेल दोनों होती है। और किसमें रहती है, थायराइड ग्लैंड में। तो दो प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी रहती है, कौन, थायराइड ग्लैंड जो रहती है वो। ठीक है, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि स्थमस जो रहती है उसमें कौन से टिश्यू रहते हैं करके पूछ सकते हैं, तो स्थमस में कौन है, संयोजी ऊतक है। और वैसे भी जानते हैं हम लोग, जहाँ पर भी जोड़ने वाली बात आती है ना, तो जोड़ने वाले काम को कौन करते हैं, तो जोड़ने वाली काम को करती है कौन, तो संयोजी ऊतक करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ट्रैकिया थायराइड ग्लैंड को यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है ना वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल का मतलब ये इधर है, याद रखना, ये इधर है, इधर ही स्थमस से जुड़ा हुआ है। पीछे की तरफ तो फूड पाइप है ना, उधर नहीं है, ये सामने तरफ ही है और इधर ही जुड़ा हुआ है। ये सामने का तरफ वेंट्रल पार्ट है, जबकि इसी का डोर्सल पार्ट को यदि हम देखेंगे ना, तो देखेंगे तो देखो यही थायराइड ग्लैंड के पीछे तरफ ऐसे चॉट डॉट दिखाई दे रहा है, वो पैराथायराइड ग्लैंड होती है। मतलब इसके अग्र भाग में स्थमस है, जुड़ा है, दोनों लोग को जोड़ के रखा है। जबकि है ना, जैसे हम लोग कोई एक क्लिप नहीं लगा देते हैं, ऐसे क्लिप लगा देते हैं, वैसे क्लिप टाइप कैसे लगा हुआ है। ठीक है, जबकि उसके पीछे साइड को देखेंगे तो क्लिप के ऐसे पीछे तरफ, मतलब यहाँ यहाँ को देखेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड रहेंगे, मतलब पीछे तरफ, मतलब ये डोर्सल साइड में है। और उसके बाद ये वाला जो पाइप है ना, ये फूड पाइप है, इसके पीछे में फूड पाइप आ जाएंगे ना, फूड पाइप आ जाएगा। उसके सामने तरफ वाला, मतलब ये वाला क्या, विंड पाइप है, मतलब ये कौन सी पाइप है, ये विंड पाइप, मतलब इसको वायु वाला क्या बोलेंगे, पाइप बोलेंगे, जबकि ये खाने वाला पाइप है, तो उसी में जाके अटैच रहती है। ऐसे देखो ये इसके ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, तो ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, इसमें से भी देख सकते हैं ये दो लोब है, दो लोब के बाद में यहाँ पर फॉलिकल सेल्स लगे हुए हैं, और ये पैराथायराइड ग्लैंड को भी यहाँ पर देखो बताया है, ऐसे 4 डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स के बारे में भी जानेंगे हम लोग अभी। तो जानना है कि स्थमस जो रहती है दो लोब को जोड़ती है, किसमें, वेंट्रल साइड में, जबकि डोर्सल साइड में इसके पीछे तरफ में रहती है पैराथायराइड, इसके बारे में अलग से जानेंगे। ठीक है, इसके आगे देखें, सेम डायग्राम है, इसमें और देखते हैं फॉलिकुलर जो सेल्स होती है ना, फॉलिकुलर सेल, यहाँ का जो फॉलिकल सेल होती है वो निम्नलिखित हार्मोन का स्त्राव करेगी। देखो ये हार्मोन जो है यही स्त्राव करती है, कौन, फॉलिकुलर सेल जो है। और इसको बताती कौन है, तो इसको बताने का काम रहता है TSH का, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, इसको भी अभी देखें हम लोग कहाँ से आती है, वो अग्रप्यूज ग्रंथि से, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से आती है। और ये क्या करेगी, फॉलिकुलर सेल को बोलेगी कि इस टाइप का हार्मोन रिलीज करना है, तो कौन से हार्मोन, तो सबसे पहला थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। तो थायरोक्सिन के भी दो टाइप होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन में, तो एक होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन T4, और एक होती है ट्राई आइडोथायरोनिन मतलब T3। मतलब
एक जो रहता है मेच्योर वाला थायरॉक्सिन रहता है, तो मेच्योर वाले थायरॉक्सिन होते हैं कौन, T4 वाले, जबकि T3 इमेच्योर है। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन में यहाँ पर एक चीज, एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन, आयोडो, आयोडो मतलब आयोडीन, ये आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। कौन, ये थायरॉक्सिन, मतलब यहाँ पर आई, आई है ना, आई और आई ऐसे है, आई ऐसे, ये 4 है, इन चारों से बनी है, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको T4 बोलते हैं। और जबकि इसमें कितना रहता है, आई, ये इमेच्योर है अभी है, इसमें एक और आई जैसे ही जुड़ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये भी मेच्योर हो जाएंगे। तो इसको याद रखना, टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, थायरॉक्सिन, जबकि ये ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसका मतलब ये बनने वाला है अभी है ना, ये इसका ना एक जैसे आयोडीन मिलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये मेच्योर हो जाएगा, तो इसको हम लोग इमेच्योर बोलेंगे, इसको मेच्योर बोलेंगे। तो मेच्योर या तो बोल सकते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन, या बोलेंगे कि थायरॉक्सिन एक्चुअल थायरॉक्सिन है कौन, तो ट्राई टेट्राआयोडोथायरोनिन को याद रखना, T4 को मतलब। ठीक है, उसके अलावा फॉलिकुलर सेल जो रहती है थायरोकैल्सिटोनिन TCT हार्मोन भी रिलीज करती है। तो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ से, एक थायरॉक्सिन और दूसरा कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है कौन, ये जो फॉलिकुलर सेल रहती है वही। ठीक है, इसके आगे देखें, इस सबके काम भी देखते हैं हम लोग, तो क्या क्या होती है इन सब, है ना। पहला अभी हम लोग इसका जानने वाले हैं, थायरॉक्सिन का टेट्राआयोडोथायरोनिन या तो फिर ट्राईआयोडोथायरोनिन का काम जानते हैं। इसका काम देखें, सबसे पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट को, BMR को क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, मतलब विनिमय करने का काम। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब हमारी बॉडी के अंदर में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का जो स्पीड है, जो चलने की स्पीड है, उसको कंट्रोल करके रखेगी। मतलब जैसे मान लो अभी उपापचय की जो दर है, नॉर्मल टाइम में, जिस टाइम में हम लोग विश्राम कर रहे हैं या सोए हैं उस टाइम में अलग रहेगा, काम करते हैं उस टाइम में अलग रहेगा, एक्सरसाइज करेंगे करेंगे उस टाइम में अलग रहेगा। भाई देखो, बॉडी को जरूरत के हिसाब से वो कैटाबॉलिज्म करती है, एनर्जी बनाती है, जरूरत के हिसाब से कोई चीज़ों को बनाती है, सिंथेसिस करती है, एनाबॉलिज्म करती है। यदि मान लो यही एक ही टाइप का रहेगा BMR जो है, तो पूरे बॉडी के फंक्शन जो है ना, कंट्रोल्ड मैनर में नहीं होंगे, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए BMR को कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड, है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना हमेशा प्रॉपरली चलते हुए रहना चाहिए, तब तो काम का, वरना यदि नहीं चलेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा बन गया, कोई किसी का कोई ज़्यादा टूट गया, तो ऐसे में नहीं चलेगा। तो BMR को कंट्रोल करती है। उसके अलावा दूसरा फिजिकल मेंटल और है ना यौन विकास का मतलब होता है जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है उसको भी कंट्रोल करती है, मतलब शारीरिक मानसिक और यौन मतलब लैंगिक विकास को भी कंट्रोल करती है कौन, थायराइड ग्रंथि जो होती है। कार्य में नंबरिंग देना जरूरी है, नंबर के हिसाब से लिखेंगे ना तभी याद हो पाएगा, वरना सबके काम एक ही जैसे टाइप के लगते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला है थायराइड ग्रंथि में, और देखते हैं तीसरा कार्य देखते हैं यहाँ ना, मतलब ये तो पहला था है ना, पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR का विनिमय शारीरिक मानसिक यौन विकास वाला, है ना, ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्य हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में चौथा देखते हैं क्या, तो RBC गठन का समर्थन करता है, मतलब इरेथ्रोपोएसिस करवाता है ये, है ना, इरिथ्रोपोएसिस, मतलब ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है ना। तो ये सब लाइन लिख के आते हैं, तो इरेथ्रोपोएसिस में हेल्प करती है कि नहीं करती, थायरॉक्सिन हार्मोन करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो इरेथ्रोपोएसिस में भी हेल्प करती है, RBC फॉर्मेशन में हेल्प होती है। ठीक है, उसके अलावा और भी देखें, और क्या करती है ये, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करते हैं, मतलब हमारे शरीर में उपापचय सीधा बोल देने से, है ना, BMR को कंट्रोल कर रही है, मतलब सीधा बोलने से यही समझ आता है कि उपापचय का सीधा सा मीनिंग है क्या, कि जो खाद्य पदार्थ होंगे या जिसकी जो अवशोषित होके आए हुए हैं ब्लड में, उन सभी को ठिकाने कहाँ पर लगाना है, उसको क्या करना है, उसको उसके लिए, है ना, ये कंट्रोल्ड मैनर में काम करती है कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब ये है कि देखो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, प्रोटीन ज़्यादा हो गया, फैट हो गए, अब इसको कहाँ करना है, अब ब्लड से तो निकल नहीं सकते, मतलब बॉडी से, तो क्या करेंगे, फैट के रूप में स्टोरेज करने का काम करेंगे। ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा तो है ना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करेंगे, प्रोटीन ज़्यादा रहेगा तो प्रोटीन में बॉडी बिल्डिंग में मसल्स ग्रोथ में ध्यान देंगे। मतलब जब ज़्यादा हो जाती है ना तो उपापचय भी उसी हिसाब से काम करने लग जाती है। ठीक है, और देखें उसके अलावा छठवां और जाने, पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं, मतलब H2O वगैरह जो है ना बॉडी के अंदर में रहना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम क्लोराइड वगैरह, इन सब का जो बैलेंस है उन सबको भी बना के रखती है। ठीक है, पानी कब प्यास लगना है, कितना पानी पीना चाहिए, ये सब चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें के बारे में। ठीक है, तो ये बोन फॉर्मेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, उपापचय बोलने से ही ना सीधा समझ आना चाहिए
कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है इसमें क्या करती है, इसमें कंट्रोल करती है, मतलब इसके उपापचय को नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, पानी और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का भी बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये फैट सेल है जो फैट वगैरह को यहीं पर आके रखते हैं, इसकी वजह से जो है फैट का थिकनेस बढ़ते जाता है, आरबीसी प्रोडक्शन वगैरह करने में हेल्प करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे काम है। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला है थायरोकैल्सिटोनिन। मतलब थायरोकैल्सिटोनिन क्या करती है उसके बारे में भी जाने कि एक प्रोटीन हार्मोन है। पहला चीज तो यही याद रखना कि ये कौन से टाइप के हार्मोन है, प्रोटीनिशियस हार्मोन होती है कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोटीनिशियस हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, तो उसमें से प्रोटीनिशियस हार्मोन होती है कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसका काम क्या होता है, तो यह रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है, मतलब कम करता है। कैसे कम करेगा, तो थायरोकैल्सिटोनिन जो रहती है ना, ब्लड में क्या है, कैल्शियम आयंस रहते हैं, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में क्या रहती है, कैल्शियम+2 आयन, और यही जो रहती है ना आना जाना करते रहती है पेशी वगैरह में, जो पेशी के अंदर में पेशी के जो सेल्स रहते हैं उनको भी देती है ना, कुछ अपने पास भी रखती है। तो ये करती क्या है थायरोकैल्सिटोनिन, तो ब्लड में से कैल्शियम को क्या करेगी, कम करेगी, कम करती है। मतलब क्या कर रही है, कम करने का मतलब क्या है, कम करने का मतलब ये है कि ये कैल्शियम को ना सेल को देगी, किसको देगी, सेल को। तो जैसे सेल को मिल जाएगा तो ब्लड से तो कम ही हो गया ना, तो रक्त से कैल्शियम की मात्रा को क्या करती है, कम करती है, इसीलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं, कैल्सेमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन मतलब ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देती है, ब्लड से कम करती है, ब्लड से कम करेगी, कैल्शियम+2 के स्तर को ब्लड से क्या करेगी, ब्लड से कम करेगी, इसीलिए बोलते हैं। तो कम करके क्या करेगी, या तो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में बाहर करवा देगी या तो सेल को दे देगी, तो ऐसा काम करती है ये कौन, ये जो थायरोकैल्सिटोनिन होती है वही। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पैराथायराइड से अभी तुलना करेंगे भी इसका, है ना, तो देखते हैं। उससे पहले और देखें कि थायराइड में सामान्य हार्मोन संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना जरूरी है, और आयोडीन नहीं रहेगा भाई तो ये सब चीज़ जो काम है ना रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन हैं, है ना, उसमें जो थायरॉक्सिन है उसके संश्लेषण के लिए, प्रॉपर संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। आयोडीन यदि नहीं रहेगा तो प्रॉपर संश्लेषण नहीं होगा, तो प्रॉपर संश्लेषण नहीं होगा तो बीएमआर में, है ना, बीएमआर सही से नहीं रहेगा, और भी जो भी काम ये करती है वो सही से प्रॉपरली कर नहीं पाएगी। तो आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से वो हार्मोन बनी हुई रहती है और उसी से ही, है ना, वही जो है उसके फंक्शन के लिए अनिवार्य है कौन, आयोडीन। ठीक है, तो इसका भी जानते हैं हम लोग क्या होती है इसमें। फिर वापस से हम लोग इसमें कैसे पैराथार्मोन के साथ में वो कंट्रोल करते हैं उसको भी जानेंगे, और भी देखते हैं इसमें अभी। हाइपोथायराइडिज्म या उसको बोलते हैं ग्वाइटर, है ना, तो इसमें क्या होगा, आयोडीन की कमी के कारण, है ना, क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। तो देखो इसमें क्या होगी, आयोडीन की कमी है ना, यदि आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन तो रिलीज होना है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा ये, तो हार्मोन जब रिलीज होंगे तो इसके लिए देखो प्रॉपरली हार्मोन तो रिलीज नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गया, तो हार्मोन ही कम होने लगेंगे, कम स्त्रवित होंगे। तो कम स्त्रवित होंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो थायराइड ग्लैंड के किसको, साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है, तो उपाय है थायराइड ग्लैंड के साइज को बढ़ाना, थायराइड ग्लैंड के साइज को बढ़ाना, तो इसके साइज बढ़ जाएगा, बढ़ाना, इंक्रीज करना, यही उसका उपाय है। ठीक है, चूंकि बीएमआर को कंट्रोल करके रखना है तो थायराइड ग्लैंड अपने आकार को बढ़ाती है, और जब आकार को बढ़ाएगी तो प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो देखो कैसे प्रॉब्लम होती है जानते हैं। तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का बढ़ना ही क्या है, हाइपोथायराइडिज्म या ग्वाइटर बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होती है थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, और यहाँ से सरल गलकंठ हो जाती है, सरल गलकंठ, मतलब इसको बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर हो जाते हैं यहाँ से, सिंपल ग्वाइटर। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो सिंपल ग्वाइटर रोग हो जाती है। मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको घेंघा रोग बोलते हैं, घेंघा, है ना, ये कौन सा रोग है, घेंघा रोग है, घेंघा रोग होती है ना। मतलब देखो इसमें थायराइड ग्लैंड का साइज जो है ना बढ़ गया है, थायराइड ग्लैंड साइज बढ़ गई है और ऐसे दिखाई देंगे, बढ़ जाती है। तो खाने में किसकी कमी से होती है, ये आयोडीन की कमी से होती है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा सभी नमकों में आयोडीन की जो मात्रा है उसको मेंटेन करने के लिए लागू किया गया प्रणाली है ना, तो उसमें हमेशा आयोडीन की कमी जो है ना पूर्ति होते रहती है।
और है ना, जो खास करके जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको आयोडीन से युक्त भोजन देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर कुछ बेचारे टाइप लोग दिखाई दे रहे होंगे, है ना, जिसको देख के देखने का मन भी नहीं कर रहा है ना। लेकिन ये इन लोग भी क्या है, पीड़ित है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये जो है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग है, अफ्रीकन कंट्री वगैरह जो रहती जहाँ पर भूखमरी है, मतलब जिसको सही से खाना भी नहीं मिल पाता, उसके खाने में नमक ही नहीं है सही से, ठीक है, नमक तक नहीं है, इतना भूखमरी है वहां पर। तो बताओ, नमक में आयोडीन नहीं रहेगा, तो आयोडीन नहीं रहेगा तो इस टाइप के रोग उत्पन्न होंगे। तो सिंपल ग्वाइटर वाले है ना डिजीज या घेंगा रोग होंगे, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा है। इंडिया में तो है ना ज़्यादातर हमारा समुद्री एरिया है, तो यहाँ से पूरा आयोडीन वगैरह सब सप्लाई होते रहता है। लेकिन समुद्र के नमक को खाने से अच्छा ना, जो पहाड़ वाला नमक रहता है ना, सेंधा नमक, उसको खाना ज़्यादा बेहतर है। उसमें आयोडीन और सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी मात्रा अच्छी रहती है, एज कम्पेयर टू जो समुद्री नमक रहते हैं, उसको वेपराइजेशन से बनाते हैं, उसमें नमक है, खारा पानी रहता है समुद्र वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ से समझ जाएंगे। आयोडीन रिच फूड वगैरह की बात करें तो यहाँ से है योगर्ट वगैरह, और ये क्या है, मोजरेला मिल्क, एग्स, है ना, सीवीड्स वगैरह, ये क्या है, कैराबेरीज है, क्रैनबेरीज है, और उसके बाद में क्या है, नेवी बीन्स है, स्ट्रॉबेरीज वगैरह है। तो इन सबको खाना चाहिए, तो नेचुरली रूप से आयोडीन मिलते रहता है। उसके अलावा इन सब में नहीं है ना, हम और गरीब हैं तो क्या कर सकते हैं, नमक खाएंगे। नमक से ही तो मिल ही रहा है, क्योंकि नमक में क्या है, आयोडीन रहती है। तो इन सबको है ना नहीं खाएंगे तो इससे भी मिल जाती है क्या, आयोडीन। तो देखें, और किसको प्रभावित करती है हाइपोथायराइडिज्म वाला जो बात है, तो आयोडीन की कमी वयस्क महिलाओं में यह अनियमित मासिक चक्र का कारण बनता है। मतलब देखो, थायराइड ग्लैंड जो है ना, देखना कभी भी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स वगैरह जो इरेगुलर होते हैं, तो पहले थायराइड चेकिंग होता है, थायराइड ग्लैंड को चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो थायराइड चेकिंग होता है। तो अनियमित मासिक धर्म मतलब ना इरेगुलर पीरियड्स आने लग जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, है ना, 25 दिन में रिपीटेशन होने लग जाता है, तो उसकी उसको लिए क्या करते हैं हम लोग, थायराइड चेकिंग करवाते हैं, ताकि इसमें थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फिर सजेस्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है ना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जिसको भी ऐसा सब प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए रोज ना क्या करना चाहिए, जो धनिया वगैरह है ना, धनिया जो हरा धनिया है, तो उसका ना, उसको ना पहले पीस लो, है ना, पीसने के बाद में, और उसको थोड़ा सा मतलब लेके पीस लो, और उसके बाद में उसमें पानी डाल के रोज खाली पेट पियो उसको। तो ये सब कंट्रोल करती है पूरी तरीके से, इसको ना मेंटेन कर देती है, थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो कम स्रावित होती है ना, उसको कंट्रोल कर देती है वो, ठीक है। और यदि हमें कच्चा धनिया नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो मिल जाता है हर टाइम, नहीं मिल पा रहा है, तो सूखा धनिया को ही रात में पानी में डुबा दो, और सुबह उसको है ना खाली पेट पी लो। तो जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट रहता है वो टाइम भले लेता है, लेकिन वो सही करके रखता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमारे घर या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं, उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये सब हमें करना चाहिए, ठीक। तो ये जो है इसको जानना है। उसके अलावा प्रेगनेंसी जब होती है उस टाइम में देखना, गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायराइडिज्म बच्चे को प्रभावित करता है, जिससे अवरुद्ध विकास, मतलब ना जो डेवलपमेंट रहता है ना, उसको क्या हो जाता है, रुक जाता है, सस्टेंडेड ग्रोथ होती है, सस्टेंडेड ग्रोथ, सस्टेंडेड ग्रोथ को हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते हैं, मतलब वृद्धि उसकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसको याद रखना ना, क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है वाला आंसर देना है भाई। इसको पूछा गया है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्रेटिनिज्म, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन वगैरह का अभी कुछ बात ही नहीं किया हूँ मैं, उसको बता ही चुका हूँ मैं प्रीवियस क्लास में। अभी की क्लास में ये जानना है कि हमें अवरुद्ध विकास किसकी, क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होती है, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है। तो हार्मोन का कम स्त्राव होने लग जाता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। हाइपो बोल दिया तो हाइपो में हार्मोन जो है ना कम रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मानसिक अवरुद्ध हो जाती है वो बच्चा, कम बुद्धि वाली होती है। देखो क्रेटिनिज्म इसमें पहला था ये, दूसरा क्या है, मानसिक मंदता आती है, तीसरा क्या है, कम बुद्धि, चौथा क्या है, कम बुद्धि भागफल, मतलब है ना यही इसी में आ जाता है। उसके अलावा पांचवा असामान्य त्वचा हो जाती है, और उसके अलावा गूंगा बहरा वगैरह हो जाते हैं, मुख बधिर हो जाती है ये, है ना, उत्परिवर्तन मुख बधिर वाले हो जाते हैं, मुख बधिर, मुख बधिर हो जाते हैं, और त्वचा वगैरह असामान्य हो जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान एक छोटी सी गलती जो रहती है पूरी तरीके से बच्चे को प्रभावित कर देती है। तो जो बच्चा रहेगा मंद बुद्धि वाला रहेगा, और कुल मिला के उसका सही से डेवलपमेंट हुआ नहीं रहेगा, सस्टेंडेड ग्रोथ हो जाती है, क्रेटिनिज्म हो जाते हैं। और मुख बधिर का मतलब, कभी किसी लोगों को देखे होंगे कि जो बोल नहीं सकता ना वो सुन भी नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता ना, उन लोग सुन नहीं सकता। मुख का मतलब क्या है, बोल नहीं पाने वाले लोग
और बधिर का मतलब क्या है, सुनने नहीं सुन सकता ये। समझ आया कि नहीं आया? भाई जो बोलेगा नहीं, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो क्या, मान लो वो बोल लेगा तो और उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो क्या बोला है उसको कैसे पता चलेगा? हम जो बोलते हैं वो सुनाई देता है हमें, तो तभी पता चलता है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे भी सुनाई देना चाहिए। इसीलिए जो बोल नहीं पाते ना, उन लोग सुन भी नहीं पाते। समझ आया कि नहीं आया? और बोलते भी है ना, तो ऐसे मतलब दूसरे साउंड में बोलते हैं, टंग का मूवमेंट नहीं हो पाता है ना, तो वो सब चीज़ें होने लग जाती है। तो ये बच्चा जो है हाइपोथायराइडिज्म से वाले जो है ना, गर्भावस्था के दौरान इसकी जो माता रहेगी ना, उसकी वजह से उसके बच्चे जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं है ना, इन सबको देखें। ठीक है। उसके बाद में अगला जानते हैं हम लोग हाइपर थायराइडिज्म। मतलब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर हार्मोन जो है ना ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, हार्मोन ज़्यादा, तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा? तो थायराइड मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से जो निकलती है ना, वही थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे। हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाइपर जब निकलेंगे ना थायराइड ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन है, तो उसमें देखना थायराइड हार्मोन की असामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप शारीरिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधि मतलब अब ये ज्यादा निकलने लग गया तो भी ना दिक्कत होने लग जाएगी। ये तो कैसे दिक्कत होती है वो जानते हैं। तो देखिए, यह नोड्यूल्स के विकास या थायराइड ग्रंथि के कैंसर का कारण बनते हैं। सीधी सी बात है भाई, है ना। यहाँ पर नोड्यूल्स का मतलब यहाँ पर ये नोड्यूल बन जाएगा। नोड्यूल का मतलब यहाँ पर गांठें बन जाएगी, और ये गांठें जो रहेगी ना, कैंसर का कारण बनेगी। तो थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर होती है ना, इसी की वजह से होती है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ही गले के कैंसर होते हैं। जो गले में कैंसर होता है बोलते हैं ना, ये थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर होती है, इसी की वजह से होती है। नोड्यूल्स बन जाती है या थायराइड ग्रंथि के कैंसर का कारण बनती है, यही थायराइड ग्लैंड के कैंसर का कारण। तो इसका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यदि ये बढ़ गई रहेगी तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। वैसे भी कैंसर के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। अर्ली स्टेज में हर चीज़ का क्यूरेबल होती है लगभग, है ना। कुछ चीज़ें जो रहती है बस नहीं होती, बाकी सब हो जाती हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होते हैं, ह्यूमन थायराइड विद कैंसर नोड्यूल्स। तो ऐसे जब ह्यूमन थायराइड ग्लैंड को देखेंगे तो ऐसे कैंसर के नोड्यूल्स बने हुए दिखाई देते हैं, कैंसर सेल है ये। ठीक है, आगे देखें। इसमें है ना कुछ डायग्राम भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोग ऐसे इसके अंदर भूत समा गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में इन लोग क्या है, किसके शिकार हैं? ये हाइपर थायराइडिज्म के शिकार है। हाइपर थायराइडिज्म मतलब यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होंगे, तो ऐसे टाइप का दिखाई देगा। इन लोग खतरनाक लोग नहीं हैं, या हॉरर मूवी में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इन लोग क्या है, हाइपरथायराइडिज्म से शिकार लोग हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होती है। तो इसकी वजह से, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से एक्स अप्थेल्मेटिक ग्वाइटर, या बोल सकते हैं एक्स अप्थेल्मेटिक गलकंड होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। यह हाइपरथायराइडिज्म का एक रूप होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रेव्स डिजीज जो है इसको याद रखना। ग्रेव्स नाम के साइंटिस्ट ने है ना डिस्कवर किया था, ग्रेव डिजीज बोल दिया। एक्स ऑप्थेल्मेटिक ग्वाइटर क्यों बोलते हैं? एक्स ऑप्थेल्मेटिक, ऑप्थेल्मेटिक का मतलब क्या होता है? ऑप्थेल्मेटिक का मतलब होता है आंख से रिलेटेड होती है वो। किससे रिलेटेड? आंख से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर दोनों का जो आंख है ना, ये बड़ा, इसका साइज जो है ना नॉर्मल आंख की तुलना में साइज बड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी आंखें रहती बाहर निकली हुई जो दिखाई देती है ना, वैसे जो है एक्ट ऑप्थेल्मेटिक ग्वाइटर के शिकार है, ग्रेव्स डिजीज के। और ये होती है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से कौन सी रोग होती है? या तो एक्ट ऑप्थेल्मेटिक ग्वाइटर, या तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। दोनों नाम है इसी का, ग्रेव डिजीज या तो फिर क्या, एक्स ऑप्थेल्मेटिक ग्वाइटर। मतलब है ना सामान्य नेत्रोत्सर्गी गलकंठ बोलते हैं हिंदी वाले लोग ना, वही लिखे उसको डार्क में करके। सामान्य नेत्रोत्सर्गी गलकंठ होती है। नेत्रोत्सर्गी मतलब नेत्र जो है ना बाहर आ जाएंगे आई सॉकेट से। ठीक है, तो इसकी वजह से आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देगी। इसकी वजह से क्या होगा? लक्षण, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, नेत्र गोलक का बाहर बढ़ना, बीएमआर में वृद्धि और वजन कम होना। इस चक्कर में वजन कम हो जाती है। ठीक है, बीएमआर में बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, और बाकी वजन कम होने लग जाते हैं। तो इस टाइप के हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, याद रखना। हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब क्या होता है, आँख का जो साइज़ है ज़्यादा हो गया, तो ऐसे इससे हम लोग कर सकते हैं ग्रेवस डिजीज़। ठीक है, ग्रेवस डिजीज़ में क्या होंगे, हाइपर मतलब हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाएंगी, या तो फिर बोलेंगे क्या, एक्स ऑप्थेल्मेटिक ग्वाइटर की वजह से होती है ये सब चीज़ें। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया? इसके आगे और देखें, है ना, याद हो गया होगा इसमें क्या ही है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, तो इसमें याद रख लेना इसको, टी एस से टी एच है ना, थायराइड ग्लैंड हाइपर
थायराइडिज्म। ठीक है। अब इसका दोस्त है ये कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन रिलीज होती है, पैराथ हार्मोन। तो देखो ग्लैंड जो रहती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं ना वो डक्ट प्लेस होती है, डक्ट प्लेस ग्लैंड्स, मतलब जो भी हार्मोन निकालती है वो पूरे डक्ट प्लेस होते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड के पृष्ठी भाग में, मतलब डोर्सल साइड में, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे तरफ जो रहती है वहां पर रहती है, चार ऐसे डॉट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसके हम लोग बोलते हैं क्या, पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होती है, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ मौजूद चार ग्रंथियां हैं। थायराइड ग्रंथि के दो पालियों में एक एक जोड़ी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं, देखो थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्लैंड के पास में कितनी पाली थी, दो पाली। तो एक एक पाली में दो दो है, तो दो दो मिलाकर कितने हो जाएंगे, चार। तो एक एक पेयर होंगे। देखो एक एक लोब ये है, इसमें दो है, देखो एक दो, और ये एक लोब ये है, तो इसमें भी क्या है, एक और दो है, तो दो है ये। तो पैराथायराइड ग्लैंड में एक एक पेयर होती है, मतलब एक एक जोड़ी है, तो दो दो है, मतलब कुल मिलाकर चार ग्रंथि है। ठीक है। वे पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच का स्त्राव करते हैं। और देखो यहाँ से ये भी नेचर हमें जानना है कि वो कौन सा हार्मोन होती है, तो ये भी एक पेप्टाइडल हार्मोन होती है। ठीक है। इससे पहले हम लोग कहाँ पर पेप्टाइडल हार्मोन पढ़े थे, है ना, ये कहाँ पर पढ़े हैं, तो ये थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जबकि वो क्या है, पेप्टाइडल हार्मोन। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है फिर, वो प्रॉपरली प्रोटीन से बनी हुई रहती है, जबकि ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेनों से बनी हुई रहती है। प्रॉपरली प्रोटीन नहीं बन पाते, पेप्टाइड रहते हैं। पेप्टाइड का मतलब या तो दो अमीनो एसिड होंगे आपस में जुड़े होंगे, या है ना, दो अमीनो एसिड जुड़े होंगे लेकिन प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर नहीं बना रहे होंगे। तो प्रोटीन में भी स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए उसको, क्योंकि बहुत सारे जब जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तभी तो प्रोटीन बनते हैं। तो एक एक पेप्टाइड रहेंगे, मान लो, है ना, एक एक अमीनो एसिड बस जुड़े हैं यहाँ पर, तो बताओ यहाँ से एक एक अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो बताओ ये जो है प्रोटीन पूरा कहाँ बना, ये तो फिर पेप्टाइड चेन ही हो गई बस। तो इसीलिए इसको ये बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन, हालांकि ये भी प्रोटीन से ही, नेचर इसका क्या है, प्रोटीन वाले ही है। तो पैराथायराइड हार्मोन, इसका आगे देखें, पैराथायराइड के ग्लैंड के कार्य जानते हैं, सेम डायग्राम वहां पर भी देखे थे, है ना, इसके बारे में अभी बात नहीं किए थे, है ना, तो वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। तो देखना क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन के कार्य देखें, तो रक्त में कैल्शियम का स्तर को बढ़ाते हैं, जबकि टीसीटी क्या करता था, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये ब्लड में कैल्शियम को क्या करता था, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, कम, और जबकि ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो जब बढ़ाता है तभी तो इसको हम लोग हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते थे, हाइपोकैल्सेमिक बोलते थे, कैल्सेमिक। इसको हम क्या बोलते थे, हाइपोकैल्सेमिक, जबकि इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं। मतलब हार्मोन जो है कैल्शियम में, रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन बोल रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा और देखें, हड्डी के पुनर्जीवन या विखनिजीकरण को उत्तेजित करते हैं, ये क्या चीज है, तो भाई देखो बोन जो है, बोन, बोन में क्या है, तो बोन में कैल्शियम है, बोन में कैल्शियम है, कैल्शियम से बनी हुई रहती बोन, ऐसे बोन है, ये कैल्शियम से बनी है ये। अब चलो बताओ, ये ब्लड है, और चूंकि ब्लड, ये जो बोन रहती है ना उसके अंदर में ही ब्लड बनते हैं, ब्लड के अंदर में, बोन के अंदर में जो मैरो रहती है ना, बोन मैरो, है ना, यहाँ पर बोन मैरो, यही बोन मैरो के अंदर में क्या बनते हैं, ब्लड। अब ये पैराथार्मोन जाएगी बोन के पास में, और बोन को ना डिग्रेडेट करेगी, है ना, डीमिनरलाइजेशन करती है, मतलब जिससे वो बोन बनी है ना, तो बनी किससे, कैल्शियम से, तो उसका क्षरण करेगी, और क्षरण कर करके ना, क्षरण मतलब डिग्रेडेशन करेगी, और क्षरण करके किसमें मिलाएगी, ब्लड में। इसका काम ही वही है, क्या करना, ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, कैल्शियम+2 का स्तर जो है बढ़ जाएगा, किसमें, ब्लड में। तो इसका देखो, इसको जहां भी कैल्शियम मिलेगा ना, चाहे वो कैल्शियम किसी चीज का हिस्सा ही क्यों ना रहे, तो बोन का हिस्सा रहती है कैल्शियम, उसको भी निकालेगा ये, है ना, तो वही काम करते हैं, विखनिजीकरण, डीमिनरलाइजेशन करती है आप बोन्स, है ना, तो क्या करेगी, उसको उत्तेजित करती है, मतलब तोड़ने का कोशिश करती है ताकि उससे कैल्शियम निकल जाए, और कैल्शियम किसको मिल जाए, ब्लड को। तो इसका काम ही वही है। दूसरा, कैल्शियम और कहाँ पर मिल सकते हैं इसको, तो गुर्दे की नलिकाओं द्वारा कैल्शियम के, मतलब वो किडनी की नलिकाओं द्वारा कैल्शियम के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है, और पचने वाले भोजन से कैल्शियम+2 के अवशोषण को बढ़ाता है। अब ये क्या है,
जो वहाँ पर टिब्यूल्स होते हैं ना, नेफ्रॉन के टिब्यूल्स, वो जो है बाहर की ओर जाते रहती है ना, ब्लड से फिल्ट्रेशन जब होती है तो कैल्शियम भी छन गया रहता है, ठीक है, फिर से पकड़ती है वो। तो जब पकड़ती है तो उसको पुनः अवशोषण को फिर से उत्तेजित करेगा, क्योंकि भाई ब्लड के पास में कैल्शियम होना जरूरी है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है फिल्टर होके नीचे चला गया था फिल्ट्रेट में, तो फिल्ट्रेट से ना वापस खींचती है ना, तो यहाँ पर किडनी की नलिकाओं द्वारा कैल्शियम+2 के अवशोषण को उत्तेजित करेगी, तभी तो खींचेगा वो, ठीक है। उसके अलावा जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो जिसमें भी, जिस खाने के जिस चीज में कैल्शियम है, जैसे कि दूध पीते हैं तो, है ना, या तो फिर एग वगैरह, एग प्रोटीन खाते हैं तो उस टाइम में, या है ना, और पनीर वगैरह खाते हैं तो, या जो चूना रहता है ना, चूना जानते हैं, पान में वगैरह में डालते हैं चूना, थोड़ा थोड़ा चूना खाना ही चाहिए डेली, है ना, थोड़ा सा चूना, मतलब एक गेहूं के दाने जितना चूना, है ना, चावल में मिला लो, खा लो, क्या ही दिक्कत। उससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल ना हमेशा मेंटेन रहेगा, कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों को हड्डी वगैरह में प्रॉब्लम है, जोड़ में प्रॉब्लम है ना, उसको एक छोटा सा चूने के दाने के जितना क्या खाना चाहिए, चूना खाना चाहिए, मतलब गेहूं के दाने के जितना, चावल में मिला के खा लो। या तो नहीं खा सकते तो दही वगैरह खाओ डेली का, किसमें, चावल में मिलाकर थोड़ा सा ही दही, है ना, 50 ग्राम। तो उससे क्या होता है, कैल्शियम लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो, जब खाने में कैल्शियम मिल जाएगा तो कैल्शियम का अवशोषण होती है कहाँ से, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है कैल्शियम+2 का अवशोषण, जबकि बाकी सब लोग ना किसमें अवशोषण होते हैं पता है, तो बाकी सब लोग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में जो विलाई रहती है ना, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जानते हो ना, तो वहां पर जो विलाई रहती है उन लोग खींचती है, लेकिन यहाँ पर ना कैल्शियम+2 लार्ज इंटेस्टाइन से भी खींचा जाता है। समझ आया कि नहीं आया, मतलब बड़ी आंतों से कुल मिलाकर खींचेंगे और ब्लड में मिलाएंगे, इसका वही काम है, किसका, पैराथॉर्मोन का, ठीक है। अब ये क्या करती है, ज्यादा कर रही है, ये क्या कर रही है, कम कर रही है। तो याद रखना यहाँ पर कि TCT जो रहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है PTH की, मतलब इन लोग एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है यार, सीधी से बोला जाए तो एंटागोनिस्टिक है ये, गोनिस्टिक, मतलब विपरीत काम करते हैं, विपरीत। एक क्या करती है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करती है, एक जो है कम करती है, एक जो है दूसरे जो है बढ़ाती, तो एक कम कर रही है, एक दूसरे बढ़ा रही है, तो कुल मिलाकर दोनों जब मिल के, है ना, ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, शरीर में ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं TCT। और NCERT यही बात लिखता है सबसे लास्ट लाइन में, NCERT पैराथॉर्मोन के सबसे लास्ट लाइन में, कि थायराइड, यह थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले TCT के साथ में मिलकर कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। एक जगह बोलता है बढ़ाता है, एक जगह बोलता है बनाए रखता है, तो भाई ये तो बढ़ाता ही है, वो थायराइड थायरोकैल्सिटोनिन के आने की वजह से वो क्या करता है, दोनों साथ मिलकर, है ना, बैलेंस बनाने का काम करता है। तो याद रखना, ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन ये होती है, जबकि हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कौन होती है, TCT या थायरोकैल्सिटोनिन होती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने वाले हैं, और है ना, पैराथॉर्मोन कैसे काम करती है देखते हैं इधर। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन मतलब TCT हार्मोन है, ये TCT स्टिमुलेट कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, ये इसका काम है। देखो, ये बोन से तोड़ रहा था ना, कैल्शियम को निकाल रहा था पैराथॉर्मोन, ये क्या कर रहा है, कैल्शियम+2 का ना जोड़ रहा है, इसमें जोड़ने का काम कर रही है, बोन में जोड़ रही है। रिड्यूस कैल्शियम अपटेक इन किडनीज, अब किडनी से जो खींचता था उसको ना, नहीं 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 खींचना है, नीचे जाओ, है ना, ये बोलेगा रिड्यूस करती है। तो इसकी वजह से क्या होंगे, इसकी वजह से जो कैल्शियम का लेवल रहेगा ना, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, इसकी इन दोनों की वजह से, क्योंकि कैल्शियम को इसको दे रहे हैं। अब देखो ये कम हो रही है, तो कम भी नहीं होना चाहिए कैल्शियम का लेवल ब्लड में, तो उसको मेंटेन करेगी कौन, स्टिमुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन, बोन से निकाल रही है, किडनी से अपटेक करवा रही है, और इंक्रीज द कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से खींच रही है। तो तीनों जगह से जब होती, तीनों ये पूछते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से तोड़ते हैं, कहाँ कहाँ से निकालते हैं, तो बोन वाला से, दूसरा किडनी से, और तीसरा जो है इंटेस्टाइन से ना खींचते हैं, खींचेंगे, कैल्शियम को खींच खींच के किस में मिला रही, ब्लड में मिला रही है। ये कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखे ना, ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लड, तो इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से यहाँ पर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, इंक्रीज, जबकि इनकी वजह से कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज करेंगे PTH, और यही सब काम करती है PTH इधर, और जबकि इन लोग क्या करते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कैल्सिटोनिन को रिलीज करती है, मतलब कुल मिलाकर ये इधर काम कर रही है, इधर काम कर रही है। तो इसके लिए सिर्फ दो जगह बताया है कि स्टिमुलेट द कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन, एंड दूसरा क्या है, रिड्यूस द कैल्शियम अपटेक इन द किडनी, दो जगह से, खाने से लेना देना नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि खाना वाला जो रहता है इसमें कैसे कम करेंगे इन लोग, है ना, खाने से कम ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे,
यहाँ से इन दोनों की वजह से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से अपटेक हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे और देखते हैं। अगला है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों ग्लैंड हो गया पैराथॉर्मोन, और हम लोग किसके बारे में जाने, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में जाने। सिंपल ग्वाइटर वगैरह को याद रख लेना भाई, आयोडीन की कमी से वही होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म को जानना, हाइपरथायरॉयडिज्म में नेत्रोस्तर की गलकंड होती है, मतलब एक्सोप्थेल्मेटिक ग्वाइटर्स होते हैं, ग्रेवस डिजीज भी बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो सब बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो देखें अगला, थाइमस ग्लैंड है ये। कौन से ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड करती क्या है। तो पहले बात तो इससे जो हार्मोन रिलीज होती है उसको जानते हैं। तो थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि ग्लैंड है ये, और हमें किसके बारे में पढ़ना है, हार्मोन के बारे में। तो थाइमोसिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती है कौन? थाइमस ग्रंथि जो है। ठीक है, डायग्राम से दिख रहा होगा लोकेशन कहाँ है उसका। तो थाइमस ग्लैंड का लोकेशन देखो यहाँ पर है, स्टर्नम के पीछे साइड रहती है। स्टर्नम बोन जो है ना, यहाँ पर स्टर्नम बोन है यहाँ तक ऐसे, तो स्टर्नम बोन के पीछे की तरफ रहती है वो। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, पीछे साइड को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, ये तो सामने साइड है, इधर देखें ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद में यहाँ से जो हार्ट रहता है उसके जस्ट मतलब हार्ट के ऊपर, मतलब दोनों लंग्स के बीच में है। यहाँ पर तो थायराइड ग्लैंड है, मतलब ये सामने तरफ को ही दिखा रहे हैं ना, ये थाइमस ग्लैंड है। इसमें देखो थाइमस में जैसे लोब बनी हुई रहती है, राइट लोब लेफ्ट लोब, दो लोबों से मिलकर बनी रहती है। लोब्यूल्स रहते हैं इसके, क्रियात्मक इकाई लोब्यूल्स। तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो देखें इसका लोकेशन जाने कि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच में स्थित होती है, मतलब स्टर्नम के पीछे है, ये स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के पीछे। लेकिन जो एओर्टा है ना, एओर्टा महाधमनी उसके आगे है। मतलब मैं क्या बोला, ये मान लो ये थाइमस है, थाइमस ग्लैंड, तो ये इधर की ओर में क्या स्टर्नम बोन है, और जबकि इसके पीछे की तरफ में क्या है, महाधमनी। ये वाला महाधमनी है ये वाला, और जबकि ये वाला क्या है, स्टर्नम बोन, उसके बीच में है ये कौन, थाइमस ग्लैंड जो रहती है। ठीक है, तो महाधमनी के उदर पक्ष मतलब महाधमनी के बाहर, जबकि उरोस्थी के पीछे, मतलब स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक बाइलोब्ड ग्रंथि होती है। तो देखो ये बाइलोब्ड होती है ना, ये भी। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड है, थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन का भी नेचर देखो, यहाँ पर पेप्टाइडल हार्मोन होती है थाइमोसिन, पेप्टाइडल हार्मोन। इससे पहले पैराथ हार्मोन देखे तो वो भी पेप्टाइडल था, ये भी पेप्टाइडल हार्मोन है, का स्त्रवण करती है। अब देखो थाइमोसिन के कार्य देखते हैं हम लोग। तो थाइमोसिन क्या काम करती है, तो सबसे पहला काम ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, टी लिम्फोसाइट का विभेदन करते हैं। टी लिम्फोसाइट यहीं पर बनते हैं, जो WBC होती है ना उसी का टाइप होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का विभेदन करती है। इवन यहाँ तक भी ये टी शब्द जो है ना थाइमस ग्लैंड से आया है। टी शब्द, टी लिम्फोसाइट में जो टी शब्द है ना कहाँ से आया करके क्वेश्चन पूछते हैं, आया था नीट में, है ना। तो टी शब्द किससे आया, थाइमस ग्लैंड से ही आया है, टी लिम्फोसाइट का विभेदन करती है। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड मतलब सेल खुद इन्वॉल्व होती है किसमें, इम्यूनिटी में, प्रतिरक्षा तंत्र में, उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना, का प्रदान करती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज उत्पादन को बढ़ावा देती है। वैसे भी हम जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है ना, टी लिम्फोसाइट सेल वो क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्प मतलब बोल सकते हैं टी हेल्पर है, टी हेल्पर है ये। टी हेल्पर सेल हेल्प करेगी किसकी, बी सेल की। किस लिए हेल्प करेगी, बी सेल की, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, मतलब एंटीबॉडी उत्पादन इसी के द्वारा होती है। तो एंटीबॉडी उत्पादन के लिए, तो एंटीबॉडी उत्पादन कौन करती है, तो वो करती है बी सेल, लेकिन टी सेल खुद नहीं करती, ये क्या करती है, हेल्प करने का काम करती है। तो टी हेल्पर वाले लोग इसी को करते हैं मदद। और हम जानते हैं जब एड्स वगैरह होती है तो उस टाइम में टी हेल्पर सेल को ही मार देते हैं, कौन, एड्स का वायरस। इसीलिए वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के जब हेल्प करती है ना बी सेल की, उसको नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसीलिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है वो पूरी तरीके से कम हो जाती है, इसीलिए एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं उसी को, है ना। एक्वायर्ड जो किए रहते हैं हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा, उसको कम कर देती है ना, कौन, एड्स का वायरस। तो ये सब बातें हैं। थाइमस ग्लैंड है ना, कहाँ पर इसका लोकेशन समझ आ गया ना, है ना, बाहर की तरफ स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट पीछे में है, और महाधमनी के सामने की तरफ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना लेना है ना, लोकेशन के अनुसार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, ये वो ग्लैंड होती है ना जो ना एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाती है। ठीक है, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखो थाइमस ऑर्गन मॉर्फोलॉजी देखें इसका, तो न्यू बोर्न में ऐसे दिखाई देती है, 10 साल में ऐसे दिखाई देगी, 25 साल, मतलब देखो इसका साइज जो है ना कम होते जा रहा है।
ये व्हाइट में जो दिखाई दे रहा है वही 6, ऐसा नहीं है। ये जो है ना कम होते जा रहे हैं, उसके एक्चुअल साइज के साथ में कंपैरिजन किए हैं, उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। 25 साल में इतना, 50 साल में इतना, मतलब हमारा इतना हो गया होगा अभी तक, ठीक है, इतना हो गया है। 50 साल में इतना, 70 साल में इतना, कुल मिलाकर खत्म है पूरा। तो हिस्टोलॉजिकल या पैटर्न ऑफ दी किसको देख रहे हैं हम लोग, थाइमस ग्लैंड को जब देखते हैं तो ऐसे दिखाई देती है। इसीलिए देखना, बूढ़े व्यक्ति में थाइमस का आकार कम हो जाता है तथा थाइमोसिन का उत्पादन कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप बूढ़े व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की कम हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं जो होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो है साइज के है ना, ये क्या होती है, एज के साथ साथ, एज जब बढ़ते जाती है तो साइज क्या होते जाता है, इसका कम होते जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। एज बढ़ेगा तो क्या होंगे, इसके साइज जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको भी याद रखना, साइज कम होते जाती है। यही कारण है कि बूढ़े व्यक्ति में प्रतिरक्षा जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक वाला पद्धति से काम करते रहते हैं, उन लोग जो है उसको दूसरा चीज़ें बचाती है, ये नहीं बचाता। ये तो काम ही होगा सबके में, ठीक है। बाकी जो आयुर्वेदिक पद्धति से जो काम करते रहते हैं, जैसे खाने पीने के उसका जो साइकिल है फिक्स्ड है ना, टहलने का या जो भी फ्रेश एयर वो लेती है उसके हिसाब से उसका एज बढ़ जाता है ना, उसको बीमारी नहीं होते जल्दी, ठीक है। तो ये सब बात जानना है हमें, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए, सबसे पहले बात तो जानना है कि किडनी के ऊपर में रहती है ना, किडनी के कहाँ पर है, ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, देखो इसकी संख्या जो रहती है ना, दो रहती है। एड्रिनल ग्लैंड की संख्या कितनी है, दो संख्या है, दो संख्या में है ये एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, इसके दो भाग होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग ऐसे काट के देखेंगे ना तो दो भाग दिखाई देगा। तो जो आउटर साइड रहती है ना, वो आउटर साइड होती है कॉर्टेक्स, जबकि इनर साइड में जो रहते हैं ना वो क्या रहते हैं, मेडुला। यहाँ देख भी सकते हैं, इसके दो भाग है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, भीतरी भाग। तो इसमें क्या क्या होती है जानते हैं हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में और इसके बारे में, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहती है ना, चार लेयरों से मिलकर बनी रहती है ना। तो इसको याद रखना, GFR से याद रख लेना है, GFR, आउटर टू इनर, आउटर मिडिल, और OMR से याद, इनर, OMI से याद रख लेना है, आउटर मिडिल इनर में। GFR जो रहती है आउटर लेयर है, फिर उसके बाद में जोना ग्लोमेरुलोसा है, और उसके बाद फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरिस इसका नाम होती है ना। तो देखो यहाँ पर जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरिस इसका नाम होती है। GFR से याद रख लेना, आउटर टू इनर। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन क्या होते हैं, स्तर होते हैं, स्तर, ठीक है, तीन परतें होती हैं। आंतरिक जोना, वही जोना रेटिकुलेटा वाला जालीदार, मध्य परत फेसिकुलेटा है, बाहरी परत क्या है, ग्लोमेरुलोसा है। तो ये तीनों जो है हमें याद होना चाहिए किससे, GFR से, इधर से G, इधर से F, इधर से R, मतलब आउटर टू इनर ही याद रख लेना, एक ही बस याद रख लेना, उसके बाद में है ना कुछ भी नहीं करना। GFR से याद रख लेना, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो, ठीक है। अब देखें कि ये जो मतलब एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला से क्या क्या हार्मोन रिलीज होते हैं उसको भी जानेंगे, और मेडुला से भी क्या क्या हार्मोन रिलीज होते हैं उसको भी जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग, ये अंदर वाला पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेडुला का, जबकि बाहर वाला पार्ट जो कॉर्टेक्स है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें से है ना हार्मोन रिलीज होती है, उसका नाम देखो यहाँ पर लिखा है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होती है, दूसरा एंड्रोजन हार्मोन भी रिलीज होते हैं, तीसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होती है, और ये कैटेकोलामाइंस जो रहती है मेडुला वाले रीजन से रिलीज होती है। कैटेकोलामाइंस में कौन आते हैं, एड्रेनालिन वाले लोग आते हैं। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो बोलते हैं ना, वो कैटेकोलामिनस में आती है। तो कुल मिलाकर इसमें से चार हार्मोन रिलीज होते हैं, उसमें से एनजीआरटी, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और इसको एड्रेनालिन को बताता है। एंड्रोजन वगैरह के बारे में बताया नहीं है, लेकिन इसके काम को बताता है, इसलिए एंड्रोजन हार्मोन को भी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी जानते हैं हम लोग क्या होती है इसमें, यह कॉर्टिकॉइड हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मुख्य रूप से कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती हैं। केजी से याद रख लेना है इसको, केजी नहीं सीजी से, है ना, केजी से नहीं, किससे, सीजी, सीजी, ठीक है। ये क्यों कांपने लग जाती है ये, ठीक, इधर रखें। हम्म, ठीक है। ये क्या हो गया इसको,
ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये सब चीज़ हम लोग जान गए। तो जो एल्डोस्टेरोन मतलब यहाँ पर कॉर्टिसोल जो होती है इसको देखते हैं ना, वापस से इसको देखें पूरे को। तो यहाँ पर हमें किसको पढ़ना है, यहाँ पर पहले तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों लेयर को बारे में जानना है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है, उसको जाने हम लोग। और उसके बाद में ये 3 परतें को हम कैसे याद रखना है हमें, तो इसको हमें 3 परतें को GFR से याद रख लेना, GFR से। तो ये आउटर टू इनर है, आउटर मिडिल और इनर, GFR इससे याद रख लेना। इससे जो हार्मोन रिलीज होती है ना, उसको भी याद रख लेना। मेडुला से अलग होती है, मेडुला से कैटेकोलेमिनस होती है। जबकि ये जो रहती है ये 1, 2 और 3, ये तीनों क्या होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए यह कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो मुख्य रूप से कॉर्टिसोल होती है, तो कॉर्टिसोल होती है कौन सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड मुख्य रूप से एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन जो रहती है इसको याद रखना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है, AM से याद रख लेना, या माँ से याद रख सकते हैं, MA से, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन होती है। तो एल्डोस्टेरोन, वैसे भी मैं बताया था जब हम लोग पढ़े थे, क्या DCT के पार्ट से जब एल्डोस्टेरोन आती है तो क्या करते हैं, सोडियम को खींचती है। तो ब्लड में ऑलरेडी क्लोरीन रहती है, Cl-, तो उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ा देती है, इसकी वजह से BP बढ़ते हैं, ऐसा बताया था, है ना। तो MA से याद रख लेना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होती है कौन, तो एल्डोस्टेरोन। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन होती है, तो वो होती है कौन, जो है ना कॉर्टिसोल है वो। ठीक है, ये कॉर्टिसोल को ना लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, अभी देखेंगे कैसे लाइफ को सेव करती है ये। तो इसको देखो माइक्रो सेक्शन में हम लोग डिवाइड करके देखें तो ऐसे पूरा उसका, है ना, ऊपर से नीचे की ओर में पूरे लेयर रहते हैं। ठीक है, इन सब लेयर से अलग अलग हार्मोन रिलीज होती है। कॉर्टिसोल जो रहती है जोना ग्लोमेरुलोसा से होती है ना। जबकि एल्डोस्टेरोन होती है जोना फेसिकुलेटा से, रेटिकुलेसिस कुलेरिस से होती है एंड्रोजन हार्मोन। तो इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है ना, पहले बताता था, लेकिन अभी ये याद रख लेना कि इसके 3 लेयर है, तीनों से 3 हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, इसके आगे और देखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में जानते हैं हम लोग। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या है, कार्टिसोल। तो कार्टिसोल जो होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है, तो ये क्या करती है देखें, तो इसका बहुत सारा काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है, कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में शामिल होती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगी। दूसरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को नया बनाती है। ठीक है, नया बनाने का काम करती है, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगी और नया ग्लूकोज बनाएगी भाई, है ना, याद रखना यहाँ पर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इसको तोड़ेगी और इसको तोड़ करना क्या बनाती है ये, नया ग्लूकोज बनाती है। तो ग्लाइकोजन को जब तोड़ती है ये, है ना, तो उसको लाइसिस बोलते हैं। तो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ग्लूकोज निर्माण वाला जो विधि है उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, ग्लूकोज नया बनती है ग्लाइकोजन को तोड़कर। दूसरा, लिपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड अपघटन करती है ये। लिपोलाइसिस मतलब क्या है, लिपिड अपघटन। जबकि प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या है, प्रोटीन अपघटन, प्रोटीन अपघटन ये कर रही है ये। लिपिड अपघटन, प्रोटीन अपघटन कर रही है, प्रोटीन को तोड़ रही है, लिपिड को भी तोड़ रही है। उसके अलावा तीसरा, सेलुलर अपटेक को रोक रही है ये, सेलुलर अपटेक, है ना, देखो सेलुलर अपटेक और अमीनो एसिड के उपयोग को रोकना। मतलब इसका मतलब क्या है, ब्लड में ही रहना चाहिए भाई, है ना, किसी को देना नहीं है, सेल को नहीं देना है, तो उसको भी इनहिबिट करती है, सेलुलर अपटेक और अमीनो एसिड के उपयोग को रोकती है। उसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, CVS को कंट्रोल करती है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मतलब हृदय के कार्यों को, कार्य प्रणाली को क्या करती है, कंट्रोल। और उसके अलावा ये किडनी के फंक्शन को भी क्या करती है, कंट्रोल, किडनी के कार्यों को भी बनाए रखती है। उसके अलावा क्या करती है, कार्टिसोल RBC उत्पादन को भी उत्तेजित करती है। देखो इनडायरेक्टली रूप से ये भी RBC उत्पादन को, जबकि वहां पर थायरॉक्सिन वाले में भी बताया था ना इरेथ्रोपोइसिस करती है, तो ये भी क्या करती है, RBC उत्पादन को। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि RBC उत्पादन को कौन उत्तेजित करता है करके क्वेश्चन पूछा था, कॉर्टिसोल ही उसका आंसर आया था। ठीक है, कॉर्टिसोल जो रहती है RBC उत्पादन को उत्तेजित करती है। उसके अलावा 7वां नंबर देखें, विरोधी प्रतिक्रियाएं पैदा करती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करती है। मतलब विरोधी प्रतिक्रिया मतलब ऑटो इम्यून डिजीज वाले को ये प्रमोट करती है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो होती है ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, उसको कम करने का काम करती है। कुल मिलाकर मल्टीपल काम है इसके, इसके कार्टिसोल के, इसीलिए इसको ना लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, किसको, ये कार्टिसोल को, क्योंकि बहुत सारा काम करती है ये, इसीलिए। ठीक है,
देखो यहाँ पर प्रोटीन डिग्रेडेशन करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। यहाँ पर से है ना बहुत सारा चीज़ है जो ग्लाइकोजन स्टोरेज वगैरह जो रहती है उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस कर रही है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रही है, मतलब ग्लूकोज को है ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रही है, ग्लूकोज को वापस से फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर देती है। तो कई काम है इसके, ठीक है। ग्लूकोज मसल्स को मिल गया, यहाँ पर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, लिपोलाइसिस करती है, यहाँ पर प्रोटियोलाइसिस है, यहाँ पर लिपोलाइसिस, प्रोटीन जहाँ पर रहेंगे वहाँ से प्रोटीन को तोड़ेगा। मसल्स में प्रोटीन रहती है तो प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर फैट रहती है फैट सेल में, तो यहाँ पर लिपोलाइसिस करती है। लिपोलाइसिस मतलब क्या करेंगे, लिपिड का अपघटन या फैट का अपघटन कर देती है, ठीक है। अब इसको अपघटन करेगी तो अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो लीवर में चली जाती है वो। यहाँ पर ग्लिसरॉल वगैरह जो रहते हैं, मतलब फैट है, यहाँ से ग्लिसरॉल बनती है, फैट से टूटेगा तो ये भी लीवर में चली जाती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने का काम करेगी, है ना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा देगी और उसको स्टोरेज करने का काम किस में करेगी, लीवर में। तो यहाँ पर स्टोरेज रहती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज रहती है ना। और वैसे भी जानते ही होंगे कि ग्लूकोज जो रहती है स्टोरेज होती है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहती है। मतलब ग्लाइकोजन प्राणियों का संचित भोजन होती है, जबकि पौधों का स्टार्च होता है संचित भोजन, ठीक है। तो इसको जानना है हमें। इसके आगे और देखें, एड्रिनल कॉर्टेक्स से और भी हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये क्या करती है मिनरल्स, तो ये क्या करती है, पानी या शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा को ना बनाए रखती, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, ऑस्मोटिक दबाव और रक्तचाप को नियंत्रित करती। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो रहते हैं जैसे NaCl वगैरह, तो इसको कंट्रोल करेगी, संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगी, इसी की वजह से ऑस्मोसिस जो है बैलेंस जो है बनती है। तीसरा, बीपी को कंट्रोल करती है, मतलब हम जानते हैं DCT से जैसे खींचेगा वो ब्लड को, ब्लड से कैल्शियम को, तो उसकी वजह से क्या होगी, मतलब Na+ को, तो उसकी वजह से क्लोरीन भी आ जाएगा, उसकी वजह से बीपी को नियंत्रित करती है। मतलब एक्चुअल में बीपी लोग को बढ़ाते हैं लोग, ठीक है, कौन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और एल्डोस्टेरोन गुर्दे की नलिकाओं में Na+ और पानी के पुनः अवशोषण, है ना, वही बात को हम लोग वहां पर भी पढ़े थे सेम लाइन को, Na+ और पानी के रीएब्जॉर्प्शन को करती है, और K+ और PO4 3- आयनों के उत्सर्जन को उत्तेजित करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिसकी जरूरत रहेगा उसको लेगा और जिसकी जरूरत नहीं रहेगा उसको विसर्जित कर देगा। कुल मिलाकर ये ना मिनरल्स पर काम करती है, इसीलिए इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। मिनरल्स पर काम करने वाला होता है कौन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कौन, एल्डोस्टेरोन जो है, ठीक है। और ज़्यादातर ये पुनः अवशोषण करने का काम करती है, Na+ वगैरह को, पानी को भी पुनः अवशोषण करती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं DCT के डिस्टल कॉन्जुगेटेड वाले पार्ट से, है ना, ये जैसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर हम लोग इसको DCT मान सकते हैं। तो यहाँ से कैल्शियम Na+ को खींचती है, सेलेक्ट मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसको। इसका आगे और देखें, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स का मतलब एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, फेसिकुलेटा वाला लेयर जो है यही करती है। यौवन के दौरान अच्छी बाल, जघन बाल और चेहरे के बालों के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब हम बोल सकते हैं बियर्ड ग्रोथ जो होती है, जैसे मेल में है ना, मेल की बात करते हैं बियर्ड ग्रोथ होती है, तो मेल में जो बियर्ड बनती है ना वो एंड्रोजन हार्मोन की वजह से बनती है। ऐसे जिसमें तेजी से एंड्रोजन हार्मोन आते हैं उसमें तेजी से बियर्ड बनती है, नहीं आते उसमें, है ना, थोड़ा लेट से बनता है एंड्रोजन हार्मोन जो है। उसके अलावा फीमेल्स में बात करें तो फीमेल में जो रहती है अंडर आर्म्स में जो हेयर आते हैं उसको कंट्रोल करती है। उसके अलावा जो गोनेट्स वाली जगह में है या चेस्ट वाले रीजन में प्यूबिक हेयर बनाती है, मेल एंड फीमेल दोनों में चेस्ट हेयर वगैरह भी डेवलप करते हैं। लेग में भी है ना पूरा हेयर डेवलप करने का काम करती है। तो ये सब काम किसका रहता है, एंड्रोजन हार्मोन का। और एंड्रोजन हार्मोन जो रहती है ना वो कहाँ से रिलीज होती है, तो ये रिलीज होती है, अभी 3 लेयर बताया मैं यहाँ पर, तो 3 लेयर में से ये जो तीसरा लेयर होती है ना रेटिकुलरिस, इस लेयर से जोना ग्लोमेरुलोसा से ना कार्टिसोल रिलीज होते हैं, जबकि इसमें से एल्डोस्टेरोन और इसमें से होती है एंड्रोजन। तो अलग अलग लेयर अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, ये भी बात बता दी है मैंने, ठीक है। उसके आगे और देखें, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन की कमी है की वजह से, है ना, इसकी कमी की वजह से क्या होती है, देखिए कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रभावित करेगा। सीधी सी बात है, जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में शामिल है जब कम हो जाएगा तो उसको उपापचय को प्रभावित होंगे। यह तीव्र कमजोरी और थकान का कारण बनती है। इस स्थिति को एडिशन डिजीज कहते हैं। मतलब याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, कि हाइपो वाला जब कंडीशन आएगा, हाइपो एड्रेनलिन में देखना, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कार्टिसोल, मतलब सीधी सी बात है कार्टिसोल का सिक्रीशन यदि कम हो जाएगा, इसका स्त्रवण कार्टिसोल कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ना एडिशन डिजीज होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज, एडिशन रोग,
तो ये जो होती है हाइपो, है ना, हाइपो सिक्रीशन की वजह से होती है, हाइपो सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन से। जबकि वो एक्सॉप्थेल्मेटिक वेटर वाला क्या था, हाइपर था, हाइपरथायरडिज्म था, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा सीक्रेट होते थे तब होता था एक्सॉप्थेल्मेटिक, मतलब ज़्यादा बाहर निकल रहा है मतलब ज़्यादा। यहाँ पर कम के होने की वजह से एडिशन रोग हो जाती है, एडिशन, है ना, तो याद रखना एडिशन डिजीज हो जाती है। ए से याद रखना एडिशन, ए से एड्रेनलिन को याद रख, मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स याद रखते हैं ना भाई, है ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होती है उसी की वजह से एडिशन डिजीज हो जाती है, जबकि वो ग्रेवस डिजीज था। ठीक है, तो ऐसे दिखाई देते हैं वैसे। इसके आगे और देखें, अगला है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से हार्मोन रिलीज होती है कौन सा, तो हार्मोन रिलीज होती है एड्रेनलिन, या इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह बोलते हैं। तो इसको ना ट्रिपल एफ बोलते हैं, या तो इसको 4S ग्लैंड बोलते हैं इसी को, ट्रिपल एफ ग्लैंड, या इसको बोलेंगे 4S ग्लैंड। तो 4S ग्लैंड कैसे, तो उसको जानते हैं हम लोग, देखना ट्रिपल एफ क्यों बोलते हैं। तो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन एक ही टाइप के हैं, थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम अलग अलग है। जैसे कैटाकैलामाइंस, इसको ना एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाकैलामाइंस बोलते हैं किसको, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, हार्मोन का उत्पादन करते हैं इन लोग। और जो एपिनेफ्रिन होती है ना, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन होती है, एमिनो एसिड के उत्पन्न हार्मोन होती है एपिनेफ्रिन जो है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अमीनो एसिड एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न हार्मोन होती है, अमीनो एसिड से उत्पन्न हुए हार्मोन होती है कौन, एपिनेफ्रिन। तो इसको भी जानते हैं। वे तनाव आपातकालीन स्थितियों के जवाब में तेजी से स्त्रवित होते हैं। तनाव, तनाव का मतलब जो टेंशन रहता है उस टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में रिलीज होती है ना, और इसको इसीलिए इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी ना, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, किसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, तो ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन को बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम होता है 3 चीजों में। तो ट्रिपल एफ क्यों बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं 3 चीजों में, एक होता है फाइट, लड़ाई करेंगे उस टाइम में, फ्लाइट मतलब भागेंगे उस टाइम में, और फियर। तो ये 3 चीजों में क्या होती है ये, है ना, इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल एफ ग्लैंड भी बोलते हैं, किसको, एड्रेनलिन को। और ये 4S ग्लैंड का मतलब 4 क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे पसीने आने, स्वेट वगैरह आती है उस टाइम में, है ना, पसीने आने लग जाते हैं, जब डरते हैं तो पसीना आता है, उस टाइम में ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होने लग जाता है ना, तो ऐसे ऐसे इसके 4 काम हैं, इसीलिए है ना इसको हम लोग 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होती है, डरते हैं उस टाइम में, जैसे कुत्ते आगे दौड़ा रही है तो डर गए, है ना, अचानक से एंगर आ गया, मतलब जब क्रोध आती है तो उस टाइम में, तो ऐसे इस टाइम में क्या रिलीज होते हैं, एड्रेनल मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें कि इसका काम क्या क्या चीज़ होती है, तो देखो यहाँ पर ये हार्मोन क्या करती है, सतर्कता करती है, सतर्क करती है। दूसरा, पीपल का डायलेशन करती है, पीपल्स जो है डायलेशन हो जाएगा, है ना, ऐसे करके चौंकते हैं अचानक से, वो पीपल डायलेशन, ऐसे पीपल डायलेशन हो जाती है, डायग्राम में देख सकते हैं। उसके अलावा पायरोलेक्शन, है ना, ये वर्ड ना एनसीईआरटी अलग से यूज किया है ना, इसको देखना है। पायरो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन जो है ना, पाइलो इरेक्शन या पिलो इरेक्शन बोलते हैं इसको, पिलो इरेक्शन। पिलो इरेक्शन का मीनिंग क्या है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो रोम वगैरह रहते हैं ना, हेयर्स वगैरह, जैसे यहाँ पर हेयर्स है, वो हेयर क्या हो जाती है, ये बालों का बढ़ना, बढ़ना नहीं, खड़ा हो जाना, मतलब बोल सकते हैं रोम जो रहेंगे, हेयर्स अप हो जाते हैं यहाँ पर, किसकी वजह से, पाइलो इरेक्शन की वजह से। तो पाइलो इरेक्शन क्या होती है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। उसके अलावा पसीना आने लग जाती है ना, तो ये तीसरा है पाइलो इरेक्शन। चौथा, पसीना आएंगे। पांचवा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। दिल के संकुचन और श्वसन दर को बढ़ाते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन रहेंगे, मतलब एचबीआर भी बढ़ेंगे इस टाइम में। उसके अलावा श्वसन दर, मतलब ये क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट जो रहेगी, रेस्पिरेटरी रेट वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वे रक्त में ग्लूकोज बढ़ाने के लिए ग्लाइकोजन के टूटने को भी उत्तेजित करते हैं, लिपिड और प्रोटीन के टूटने को भी उत्तेजित करते हैं। सीधी सी बात है, देखो भाई उस टाइम में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसको, सेल को, तो उसको ग्लूकोज मिलना चाहिए। तो स्टोरेज किसके रूप में रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन जो रहेगा उस टाइम में ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो कब होगा, मरने के बाद। तो जिस टाइम में इसको बचाना है, इमरजेंसी ग्लैंड है, बचाना है, उस टाइम में तो ग्लाइकोजन को क्या करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी, लिपिड वगैरह को भी तोड़ेगी, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगी, प्रोटीन को तोड़ेगी, अमीनो एसिड में तोड़ तोड़ देगी, और उसके हिसाब से फिर एनर्जी मिलेगा। यही कारण है कि इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या तो ट्रिपल एफ ग्लैंड बोलते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं 4S बोलते हैं, क्योंकि इसी में से जो उसका काम है, इसकी वजह से 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि 4 चीज़ों के ऊपर मेन काम करती हो, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करवाएगी, एचबीआर रेट को बढ़ाती है, हृदय धड़कन को बढ़ाएगी,
पिपलरी डाइजेशन मतलब पिपलरी इरेक्शन कराती, फैलाव करेगी, सतर्कता लाती है, अवेयरनेस जागृत करती है, तो सेव करती है। कुल मिलाकर बोला जाए तो इमरजेंसी में है तो सेव करने का काम करती है, ये बचाती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एड्रेनलिन को। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका नोट्स चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नीट जून के WD के क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि हम इन सबको फ्री में देख सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।